जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और एएमएल प्लेबुक की ये 8वां चैप्टर है और उसका पहला पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एमएलआरओ रिपोर्ट को सबमिट करता है, जो सीटीआर रिपोर्ट होती है, और उसके साथ-साथ जो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट या एसटीआर होती है या टीटीआर होती है, हम उसे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एमएलआरओ या मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। जो भी एफआईयूज के साथ कम्युनिकेशन होता है वो मोस्टली एमएलआरओ के थ्रू होता है, या एमएलआरओ रेगुलेटर्स के साथ कम्युनिकेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है। जो करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में इसके डिफरेंट नाम हैं, लेकिन जनरली जो करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है या सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट या एसटीआर वगैरह, वो सारी एमएलआरओ ही सबमिट करता है। एमएलआरओ सेंट्रल टू एवरीथिंग होता है, मतलब जो भी चीज़ें होंगी मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड, अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी है, सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो जो स्टाफ है वो एमएलआरओ को सबमिट करेगा और आगे से एमएलआरओ उस पर एक्ट करेगा और उसे डिसाइड करेगा कि क्या वो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो भी उसका डिसीजन होगा। अच्छा, एमएलआरओ की पर्सनल लीगल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। इन केस अगर एमएलआरओ जानबूझ के किसी को रिपोर्ट नहीं करता, कोई ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं करता, या किसी इंडिविजुअल को या किसी लीगल कस्टमर को या लीगल एंटिटी को रिपोर्ट नहीं करता जो कि लग रही है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो वहाँ पे इसकी लीगल अकाउंटेबिलिटी होती है। ऑब्वियसली इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि टाइमली रिपोर्ट को सबमिट करना, वो सारा कुछ भी। तो अगर एमएलआरओ ये नहीं करता तो वो पर्सनली उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। जेन्युइन अथॉरिटी जो है इसको रिक्वायर होती है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके। और अगर कहीं पे कोई इवन के इंस्टीट्यूशन के अंदर भी अगर किसी की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, अगर कोई स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व है किसी मनी लॉन्ड्रिंग में, तो एमएलआरओ उससे भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए इसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना जरूरी है एमएलआरओ का। एमएलआरओ एक्चुअल में क्या करता है? सबसे पहले एमएलआरओ जो इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है जो स्टाफ की तरफ से रिपोर्ट होती है, उसे रिव्यू करता है और फिर उसे एनालाइज करता है और देखता है कि क्या वाकई हमें सस्पिशियस एक्टिविटी उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी चाहिए और एफआईयू को सबमिट करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी की हो रही है तो उसे ओवरसी करेगा, तो फाइलिंग के डिसीजन करता है कि हमें सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ मैंडेटरी रिपोर्ट्स होती हैं। अब मैंडेटरी रिपोर्ट में सीटीआर रिपोर्टिंग हो गई, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल पोलैंड में क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, वो सबमिट करनी होती है। उसके अलावा एफएनटीटी में एक सर्वे होता है लिथुआनिया में, वो करना, वो भी एक रिक्वायरमेंट है जो एमएलआरओ के थ्रू होती है। उसके अलावा तमाम चीज़ों का फुल रिकॉर्ड मेंटेन करता है एमएलआरओ, जो भी रिपोर्ट सबमिट हुई हैं या नहीं सबमिट हुई तो उसकी क्या वजह है। फॉर एग्जांपल कोई अनयूजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट स्टाफ की तरफ से रिपोर्ट की गई है एमएलआरओ को, और एमएलआरओ डिसाइड करता है ये सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है या अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है, तो एमएलआरओ डिसीजन को डॉक्यूमेंट करेगा कि क्या वजह थी जिस वजह से वो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई, और उसे डॉक्यूमेंट करेगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई रेगुलेटर्स चेक करें या ऑडिट के थ्रू चेक हो या सीनियर मैनेजमेंट चेक करना चाहे तो उन्हें पता हो कि किस वजह से या किस बुनियाद पे कौन सी रीज़न थी जिस वजह से वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। एमएलआरओ एज अ प्राइमरी कंटेक्ट एक्ट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, रेगुलेटर्स के साथ। तो अगर वहाँ से कोई कम्युनिकेशन हो तो वो एस्केलेट करता है सीनियर मैनेजमेंट को। अच्छा, अब सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट कहाँ होती है? इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट जगहों पे डिटेक्ट हो सकती है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिटेक्शन जो है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के थ्रू भी हो सकती है। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और उसके साथ साथ मैनुअल भी हो सकता है, जो बाद औक़ात ये सेमी ऑटोमेटेड होता है। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हर इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी अपने सिस्टम में इम्बेड करता है या इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर की ट्रांजैक्शन जो है एक खास हद से बढ़ रही हैं, तो वो फ्लैग होके एमएलआरओ के पास आ जाएंगी और एमएलआरओ ने फिर रिव्यू करेगा और देखेगा क्या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई रेड फ्लैग है, कोई पैटर्न नजर आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, तो एमएलआरओ ने रिव्यू करेगा और यहाँ पे ये डिटेक्ट होते हैं। उसके बाद क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स हैं, उसमें काफ़ी टूल्स हैं जैसे इलिप्टिक हो गया, चेन एनालिसिस हो गया, या इस तरह के और काफ़ी टूल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं अगर कोई वैलेट से रिसीव हुए हैं फंड्स, क्या वाकई वो वैलेट क्लीन है या उसका कोई रिस्क स्कोर हाई है उस वैलेट का। ये हो सकता है कि वो वैलेट जो है वो डार्क नेट के साथ रिलेटेड हो, या वो किसी स्कैम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या फिर किसी पोंजी स्कीम में इन्वॉल्व हो।
इस तरह की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो ये एनालिटिक्स टूल उसे डिटेक्ट करते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के थ्रू फ्लैग होता है, तो फिर उसे फर्दर रिव्यू किया जाता है एमएलआरओ के थ्रू। एनालिस्ट के थ्रू भी अगर कंप्लायंस डिपार्टमेंट में सिर्फ एमएलआरओ ही नहीं होता, डिफरेंट एमएल ऑफिसर्स होते हैं या कंप्लायंस एनालिस्ट होते हैं, जो उनकी तरफ से भी कोई चीज़ सबमिट की जा सकती है एमएलआरओ को, जिसमें वो समझते हैं कि कहीं पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है या सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। और उसके साथ साथ स्टाफ रिपोर्टिंग, ये डिटेक्शन की दूसरी लेयर है और मोस्ट कॉमन है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो जहाँ पे हमारे कस्टमर सपोर्ट आ जाते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में, और डायरेक्ट बैंक का जो स्टाफ है जो कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा है, उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। इसीलिए स्टाफ की ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है, और स्टाफ को कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें एनुअल ट्रेनिंग भी होती है, फिर रिफ्रेशर भी होते हैं, जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उस वक्त भी उसकी ट्रेनिंग होती है। तो स्टाफ रिपोर्टिंग में अगर किसी स्टाफ को कोई अनयूजुअल एक्टिविटी लगी है कस्टमर की, तो वो उसे रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिपोर्टिंग जो है डायरेक्ट एमएलआरओ को होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो स्टाफ है वो बैंक टेलर है, तो वो अपने मैनेजर को, जो इमीडिएट बॉस को नहीं बताएगा वो सस्पिशियस एक्टिविटी का। वो उसके पास एक पोर्टल होगा, एक फॉर्म होगा जो सबमिट करना होता है, जो एमएलआरओ के पास जाता है, या फिर डायरेक्टली एमएलआरओ से कॉन्टैक्ट करके थ्रू ईमेल या जो भी कंपनी का अपना तरीकाकार होगा, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक वो एमएलआरओ को रिपोर्ट करेगा। इसमें ये होता है कि हम टिपिंग ऑफ में इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टाफ जो है उसे डायरेक्ट एमएलआरओ को बताना है, और उसके साथ साथ अपने कोलीग्स के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करनी, ताकि टिपिंग ऑफ ना हो। ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है रिपोर्ट की, और वो डायरेक्ट जो है उसे एमएलआरओ को ये चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, यूएआर यानी अनयूजुअल एक्टिविटी जो है, वो रिपोर्ट अगर कोई है तो वो सबमिट की जाती है एमएलआरओ को। इन्वेस्टिगेशन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट में जो थ्रेशोल्ड है वो सस्पिशियस होता है। अगर रिव्यू के दौरान एमएलआरओ को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगे या कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगे, तो उसे रिपोर्ट किया जाता है। तो थ्रेशोल्ड जो है वो हमारा यहाँ पे सस्पिशन होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट बड़ी है या छोटी है, बाज़ औक़ात अमाउंट छोटी भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये मिलियंस में हो या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में हो। बाज़ औक़ात चंद हज़ार डॉलर जो हैं वो भी सस्पिशियस एक्टिविटी में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पीट की मिसाल ली थी शुरू में, वो स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट कर रहा था, उसकी अमाउंट 10,000 को टच नहीं कर रही थी, वो करेंसी ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड से भी कम थी, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चरिंग का एक पैटर्न बन रहा था। तो उस चीज़ को देखते हुए आप ये याद रखें कि सस्पिशियस एक्टिविटी में या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में आपने ये वेट नहीं करना कि हमें कंफर्म होगा कि ये बंदा या ये इंडिविजुअल या कस्टमर जो है वो इन्वॉल्व है किसी मनी लॉन्ड्रिंग में या टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, फिर ही हम रिपोर्ट करेंगे। नहीं, अगर आपको डाउट है तो आप रिपोर्ट कर दें। उसके बाद एमएलआरओ का काम है, और अगर आप एमएलआरओ हैं तो फिर आप इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर भी आपको 100% श्योरिटी नहीं होगी, ये काम एफआईयू का है। आपने जो एमएलआरओ का काम है वो सबमिट करनी है रिपोर्ट एफआईयू को, और उसके बाद एफआईयू फिर उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर उन्हें कोई मजीद इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होगी तो वो आपसे ले लेंगे। करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है ये मैकेनिकल रिपोर्टिंग है। एक सर्टेन थ्रेशोल्ड जब मीट हो जाता है, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि $10,000 जैसे यूएसए में है, अगर $10,000 का थ्रेशोल्ड मीट होता है तो आप जनरली करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर देते हैं, वो एमएलआरओ सबमिट कर देता है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है सबमिट करने का एफआईयू को। तो ये एक मैकेनिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। अच्छा, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है ये डिफरेंट है जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, और इसमें एग्रीगेशन रूल भी है। एग्रीगेशन रूल ये है कि अगर एक कस्टमर जो है वो 5,000 जमा करवा रहा है, फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे, और उसके बाद वो 6,000 जमा करवाता है शाम को 3 बजे, तो ये टोटल जो अमाउंट है ये 11,000 बन गई। तो इट मीन्स कि वो 10,000 का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया। तो इस चीज़ को भी देखा जाता है कि ये सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं। करेंसी ट्रांजैक्शन का जो थ्रेशोल्ड है वो सिंगल या मल्टीपल ट्रांजैक्शन में, सेम बिजनेस डे में, बैंकिंग सेक्टर में, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑनलाइन फिनटेक्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे 24 आवर का टाइम होता है। उसके दौरान अगर कोई एक्टिविटी हुई है जिसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुई है जो उस थ्रेशोल्ड को मीट कर रही हैं, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है। तो एग्रीगेशन जो है ये मैटर करता है यहाँ पे। ये नहीं हो सकता कि एक कस्टमर जो है वो 5,000 सुबह के टाइम और 5,000 आफ्टरनून में जमा करवाए, तो उसे आप कहेंगे ये थ्रेशोल्ड को मीट नहीं किया, तो वो थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा है। फिर डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट है। यूनाइटेड स्टेट में या यूएस में $10,000 कैश है, लिथुआनिया में 15,000 यूरो कैश है, या फिर अगर क्रिप्टो किसी कस्टमर ने परचेज किया $15,000 की या सेल किया तो उसकी भी रिपोर्ट होगी। कनाडा में $10,000 कैश है, कैनेडियन डॉलर, और क्रिप्टो अगर 10,000 से जायद
की ये ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि वो अगर सेल किए कस्टमर ने तो वो $10,000 जो कैनेडियन डॉलर है तो उसकी LVCTR जनरेट होगी, लार्ज वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में $10,000 कैश है, TTR उसे बोलते हैं, ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड रिपोर्टिंग। ऑस्ट्रेलिया में TTR है, कनाडा में LCTR और LVCTR हो गई, और नॉर्मल बाकी के जुरिस्डिक्शन में CTR होती है। तो इस पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि MLRO की जो है वो वही सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है और उसके पास सेंट्रल अथॉरिटी होती है रिपोर्टिंग की, और अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो तमाम स्टाफ जो है, AML स्टाफ हो गया या बैंक का जो स्टाफ है जो नॉर्मल जो AML के रिलेटेड नहीं है, जैसे बैंक टेलर हो गए या कस्टमर सपोर्ट हो गया या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप जनरली कह लें, तो वो रिपोर्ट करेंगे MLRO को, और MLRO उसके बाद फिर उसे रिव्यू करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि क्या सबमिट करनी चाहिए रिपोर्ट या नहीं करनी चाहिए। डिटेक्शन जो है ये डिफरेंट इसके मैकेनिज्म है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होगी, स्टाफ की तरफ से कोई UAR अगर फाइल हो जाती है या फिर AML एनालिस्ट जो है वो उन्हें KYC के दौरान या EDD के दौरान अगर वो कोई चीज़ डिटेक्ट करते हैं तो वो भी अनयूजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट कर सकते हैं MLRO को। सस्पिशन जो है वो थ्रेशोल्ड है फाइलिंग का, सर्टेनिटी नहीं है, आपको यकीन ना भी हो तो इट्स ओके, जस्ट अगर सस्पिशन हो तो आप MLRO को रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए और MLRO रिपोर्ट सबमिट करते हैं। CTR जो है ये मैकेनिकल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि जैसे ही थ्रेशोल्ड मीट होता है तो ये सबमिट की जाती हैं FIUs को। इसमें इवन के कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ वेल्थ, एवरीथिंग क्लियर भी है तो फिर भी ये CTR रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती हैं। अगले पार्ट में हम सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट के जो ट्रिगर हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और फाइलिंग के जो स्टेप्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आपको इससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप का AML कम्युनिटी ग्रुप है, उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।